हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर डिम्पल कुमारी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस गोपालगंज के इस यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ, जहां आप मेरे साथ बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को पढ़ रहे थे। हम लोगों ने इस चैप्टर को लगभग खत्म कर लिया है। आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो पिछले टॉपिक को हमने जहाँ छोड़ा था, जहाँ तक पढ़ा था, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले क्लास में निषेचन पश्च घटनाओं के तहत एम्ब्रायोजेनेसिस देखा था, यानी कि एम्ब्रायो बनने की प्रक्रिया को देखा था, भ्रूण बनने की प्रक्रिया को देखा था। तो इस डायग्राम के माध्यम से हमने उन सारी चीजों को देखा था। आज हम इसी चीज को एनसीईआरटी में दिए गए डायग्राम के थ्रू और उसके कंटेंट के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे कि कहाँ तक हम समझे हैं उस चीज को। आप आपके बुक में जो डायग्राम दिया गया है, जो फिगर दिया गया है, उसके माध्यम से जानिएगा। इसमें ऐसा उसमें हमने जो डाइकोट एम्ब्रायो था, मोनोकोट एम्ब्रायो था, उसका देखा था। ठीक है, डाइकोट और मोनोकोट एम्ब्रायो में कैसे भ्रूण जो थे, कॉटिलिडन्स थे, वो बन रहे थे, बीजपत्र बन रहे थे, उस चीज को देखा था। हम इसको उसी चीज को इसमें भी देखेंगे। जैसे ये है एक डाइकोट एम्ब्रायो है, यानी कि द्विबीजपत्री बीज के अंदर का जो इम्ब्रायो होता है वो भ्रूण को दिखाया गया है, और ये है एक बीजपत्री भ्रूण को इसमें दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम थोड़ा देखेंगे, इसी को हमने यहाँ पे थोड़ा इलाज करके है, इसका जो इंडिकेशन है, जैसे देख रहे हैं कि जो इंडिकेट दिया गया है, नाम लिखा गया है, वो इंग्लिश में है, यहाँ हिंदी है, ये आपके एनसीईआरटी बुक का है। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। जैसे ये डायग्राम है इधर, इसको कोई भी अगर ऐसे डाइकोट एम्ब्रायो है, इसका अगर हम बीचों बीच हिस्सा अगर करें तो ऐसे देखेंगे हम। क्या देखेंगे? ऐसे। ठीक है, और यहाँ से ये एम्ब्रायो निकल रहा है, इसका डाइकोट कॉटिलिडन्स निकल रहे हैं। तो जहां से कॉटिलिडन्स निकल रहे हैं उस पार्ट्स को हम ऐसे लेके चलेंगे, यहाँ से। ठीक है, ये है एम्ब्रायो का ये एक्सिस हो जाएगा, यानी कि भ्रूण अक्ष हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला था, पुराने अपने लेक्चर में बोला था, जो भ्रूण का अक्ष होता है, यानी कि जो एम्ब्रायोनल एक्सिस होता है, उसके ऊपर वाले पार्ट को, यहाँ ये भ्रूण का अक्ष है, जहां से कॉटिलिडन इसका निकला है, बीजपत्र निकला है, ये दोनों बीजपत्र हैं, बीजपत्र निकला है, यहाँ से जो इसका एक्सिस है, तो भ्रूण का जो अक्ष है, अक्ष के ऊपर वाले भाग को हम इपिकोटाइल बताए थे, यानी कि बीज पत्रोपरिक बताए थे। बीज पत्रोपरिक, इसमें नहीं लिखा, बीज पत्रोपरिक यानी कि इपिकोटाइल। इपिकोटाइल क्या होता है? तो कॉटिलिडन यानी बीजपत्र का वह हिस्सा, एम्ब्रायो का वह हिस्सा जो भ्रूण अक्ष के ऊपर वाला भाग होता है, वो इपिकोटाइल होता है, यानी कि बीजपत्रोपरिक होता है। यह आगे विकसित होकर क्या बनाता है? आगे डेवलप होकर हमने बताया था कि प्रीम्यूल बनाता है। क्या बनाता है? प्रीम्यूल, यानी कि प्रांकुर बनाता है, जो पौधा जो बनेगा तो उसका सूट सिस्टम बनाएगा, यानी कि तना बनाएगा। ठीक, इसके तो ये एक्सिस के ऊपर वाला भाग हो गया इपिकोटाइल, यानी कि बीजपत्रोपरिक, और यहाँ से जो नीचे वाला भाग होता है उसको हम हाइपोकोटाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोकोटाइल, यानी कि बीज पत्राधार, बीज पत्राधार। ठीक है, तो हाइपोकोटाइल वह रीजन होता है, ये जो यहाँ से नीचे वाला सारा भाग हाइपोकोटाइल के अंतर्गत ही आता है। और हाइपोकोटाइल यह सिलिंड्रिकल होता है, यानी कि सिलिंड्रिकल यानी सिलेंडर के शेप का होता है, और यह इसके हाइपोकोटाइल का जो नीचे वाला रीजन होता है, नीचे वाला भाग होता है, वह रेडिकल कहलाता है, यानी कि मूलांकुर कहलाता है, सॉरी, मूलांकुर कहलाता है। ठीक है, ये क्या बनाता है? आपने पिछले लेक्चर में देखा था, पिछले क्लास में, रेडिकल डेवलप होकर रूट सिस्टम बनाता है, प्लांट का रूट सिस्टम बनाएगा, और इस जो रीजन होता है उसके ऊपर एक कवरिंग जो होती है, उसको हमने बताया था, यह मूल गोप है, मूल गोप यानी कि रूट कैप है। ठीक है, तो इस तरीके से इस डायग्राम में हमने ये देखा। ये ठीक है, ये दोनों क्या है? तो ये बीज पत्र है, यानी कि कॉटिलिडन्स है। क्या है? कॉटिलिडन है, क्योंकि ये द्विबीजपत्री एम्ब्रायो का फिगर है, तो द्विबीजपत्री है, तो दो इसमें कॉटिलिडन दिखाए गए हैं।
तो कॉटिलिडन है यानी कि बीज पत्र। ठीक, तो ये हमने उस माध्यम से देखा था, उस डायग्राम के माध्यम से। आज एनसीईआरटी के बुक में जो डायग्राम दिया गया है उसके माध्यम से जाना। ठीक है, क्या देखा हमने कि जो एम्ब्रायोनल एक्सिस होता है यानी कि भ्रूणीय अक्ष होता है, भ्रूणीय अक्ष के ठीक ऊपर वाले रीजन को हम एपिकोटाइल कहते हैं, जो प्लीम्यूल बनाता है। यही रीजन प्लीम्यूल बनाएगा यानी कि प्रांकुर बनाएगा, और जो आगे डेवलप करके शूट सिस्टम बनाएगा। भ्रूण अक्ष के नीचे वाले रीजन को हाइपोकोटाइल यानी कि बीज पत्रधार कहते हैं, जो रेडिकल बनाता है। और रेडिकल जो रीजन होता है वो जो जिससे रेडिकल के नीचे वाला रीजन होता है जो उसको कवर किए रहता है, वह टोपी की जैसी संरचना होती है, इसलिए इसको मूल गोप कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम रूट कैप कहते हैं। बस यही सारी संरचनाएं थी। अब इसको अगर हम इस डायग्राम में देखना चाहें, एक जस्ट मिनट, इस डायग्राम में देखना चाहे तो इसका भी एक एक्सिस होगा। अगर बीच बीच देखें इसका पार्ट, तो ये होगा इसका एक्सिस, ये होगा। यहाँ से इसका कॉटिलिडन निकल रहा है, यहाँ से इसका कॉटिलिडन निकल रहा है यानी कि बीज पत्र निकल रहा है। तो ये करेंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, भ्रूण अक्ष हो जाएगा। तो भ्रूण अक्ष के ये भी ऊपर वाला रीजन, इसमें जैसे हम बोले हैं कंसेप्ट वही है। भ्रूण अक्ष के ऊपर वाले रीजन को हम एपिकोटाइल कहते हैं, जबकि भ्रूण अक्ष के नीचे वाले रीजन को हम हाइपोकोटाइल कहते हैं यानी कि बीज पत्राधार कहते हैं, जबकि ऊपर वाले रीजन को एपिकोटाइल यानी कि बीज पत्रोपरिक कहते हैं। कभी कभी ये एक आध 2 नंबर वाले जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसमें पूछ लेता है कि एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल में अंतर स्पष्ट करें। हो सकता है ऐसे पूछते बीज पत्रोपरिक और बीज पत्राधार क्या है। तो क्या है जी, यह जो भ्रूण होता है, भ्रूण अक्ष के ऊपर वाले क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, ऊपर वाले भाग को हम बीज पत्रोपरिक कहेंगे, जबकि भ्रूण अक्ष के नीचे वाले भाग को हम बीज पत्रधार कहते हैं। ठीक है, अब हमने उस दिन देखा था कि जो इसका हाइपोकोटाइल होता है, यानी ये वाला रीजन सब इसका हाइपोकोटाइल हो जाएगा यानी कि बीज पत्रधार हो जाएगा, बीज पत्रधार हो जाएगा। ठीक है, ये सारा रीजन। और इसमें बताया था मैंने उस दिन एपीब्लास्ट लिखा था, जस्ट रुकना अभी बाबू। एपीब्लास्ट ये क्या दिखाता है, जैसे हमने डायग्राम बनाया था ऐसे, तो दिखाया था कि जो मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं उसमें ये वाली संरचना हो जाती है, यानी कि एक ही कॉटिलिडन विकसित हो पाता है और एक उसका जैसे एक अवशेष के रूप में रह जाता है। ठीक है, उसको हमने एपीब्लास्ट कहा था। वो वाला रीजन ये है, आप लोग अपने बुक में देख लीजिएगा। ठीक, तो ये एपीब्लास्ट है। इसके नीचे वाला रीजन क्या था, नीचे वाला रीजन क्या बनाएगा जी, इसका रेडिकल बनाएगा यानी कि मूलांकुर बनाएगा, जो मूलांकुर गोप से यहाँ पे भी घिरा रहता है रूट कैप से, और एक एक विशेष प्रकार के सीथ में, विशेष प्रकार के कवरिंग में घिरे रहते हैं। उस कवरिंग को हम कोलियोराइजा कहते हैं यानी कि मूलांकुर चोल कहते हैं। ठीक है, और ऊपर जो होता है इसमें ये मोनोकॉट का है, मोनोकॉट में ही कोलियोराइजा यानी कि मूलांकुर चोल और प्रांकुर चोल पाए जाते हैं। डाइकोट एम्ब्रायो में, डाइकोट भ्रूण में ये देखने को नहीं मिलता है। ठीक, तो ये इसमें जो कोलियोप्टाइल बताया गया था वो ये वाला रीजन है, यानी कि इसका जो सूट अपेक्स होता है, सूट अपेक्स यानी कि जो प्रांकुर बनाएगा यानी कि जो तना बनाएगा वो एक स्पेशल कवरिंग में ढका रहता है, उसको हम कोलियोप्टाइल कहते हैं यानी कि प्रांकुर चोल कहते हैं। ठीक, ये सारी चीजों को हमने जान लिया था, बस इस डायग्राम में हमने नहीं बताया था तो सोचा आपको बता दें। ठीक है, इस तरीके से ये द्विबीजपत्री बीज है, उसका भ्रूण है, और ये एक बीजपत्री भ्रूण की संरचना है। ठीक, इसके बाद से हम नेक्स्ट देखेंगे, बाकी सारी चीजों को हमने पिछली वीडियो में देख रखा था, पढ़ रखा था। इससे आगे हम बढ़ेंगे, जो उस दिन हमने पढ़ा था एम्ब्रायो के फॉर्मेशन को हमने देख लिया था, भ्रूण के फॉर्मेशन को, भ्रूण के बनने की क्रिया को हमने देख लिया था। अब हम कुछ संरचनाओं के बारे में जानेंगे जो निषेचन के पहले यानी कि निषेचन पूर्व जो हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, वो निषेचन के जब हो जाता है तो उसके बाद में उन संरचनाओं का क्या होता है, उसी का एक ये लिस्ट है जिसमें हम जानेंगे कि निषेचन के पहले जो थी संरचना वह निषेचन के बाद से क्या करती हैं और उनका क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी हैं वो निषेचन पूर्व की संरचनाएं को दिखाया गया है, और निषेचन के बाद से
क्या होता है इनका, उसका दिखाया गया है। जैसे हमने जो स्ट्रक्चर देखा था बीजांड का, बीजांड कहाँ था, ओवरी के अंदर था। यानी कि जब हमने पिस्टिल देखा था, पिस्टिल के 3 रीजन बताए थे, यानी स्त्री केसर के 3 रीजन बताए थे। सबसे ऊपर वाला रीजन स्टिग्मा था, यानी वर्तिकाग्र था। एक लंबा सा जो नली जैसी संरचना थी, लंबी लंबी सी नली जैसी संरचना, उसको हमने स्टाइल कहा था, यानी कि वर्तिका कहा था। और नीचे जो स्वेलन पार्ट था उसको ओवरी यानी कि अंडाशय कहा था। ठीक है, तो ये जो ओवरी होता है, अंडाशय, जब यह फर्टिलाइजेशन के पहले तो उसको अंडाशय कहते हैं, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न हो जाती है, निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है, तो यही अंडाशय निषेचन के बाद से फ्रूट बना देता है। क्या बनाता है, फल बना देता है। ठीक है, और अंडाशय को घेरने वाली जो भित्ति होती है, जिसको हम अंडाशय भित्ति कहते हैं, वह फर्टिलाइजेशन के बाद से, निषेचन के बाद से फ्रूट वाल बनाती है, यानी कि फल का छिलका बनाती है। फल का छिलका, इस बार का जो पेपर हुआ था, त्रैमासिक पेपर आप लोगों का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि फल के छिलके को क्या कहते हैं, यानी कि अंडाशय भित्ति को क्या कहते हैं। तो ये अंडाशय भित्ति क्या करती है, अंडाशय को जो घेरने वाली झिल्ली रहती है, भित्ति रहती है, वो फ्रूट वाल बनाती है, जिसको हम पेरिकार्प कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिकार्प। इसको हिंदी में भी पेरिकार्प ही कहते हैं, आप पेरिकार्प से ही के नाम से ही जाइएगा। तो पेरिकार्प कहते हैं, पेरिकार्प फल का छिलका होता है। पेरिकार्प क्या होता है, फल का छिलका। तो दोनों ऑप्शन था इसमें कि फल का ये जो फ्रूट वाल होता है वो क्या बनाता है, फल का छिलका बनाता है, पेरिकार्प बनाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, फल का छिलका ही बनाता है, लेकिन फल के छिलके को हम पेरिकार्प कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिकार्प। तो जो अंडाशय की जो भित्ति है, फर्टिलाइजेशन के बाद से पेरिकार्प बनाती है, जो फल का छिलका होता है। तो फल के छिलके का नाम पेरिकार्प हुआ। ठीक, इसके बाद से देखना है कि बीजांड क्या बनाता है। निषेचन जब हो जाता है तो बीजांड किस रूप में विकसित हो जाता है, तो वह सीड बना देता है, सीड के रूप में विकसित हो जाता है। जो फ्यूनिकल होती है, यानी कि बीजांड वृंत, यह क्या करता है, यह सीड के स्टॉक के रूप में रह जाता है। यानी कि जो बीज का डंठल होता है, जैसे आप मटर के बीज में देखे होंगे, जो छेमी, हम लोग मटर का जो छेमी होता है, फल होता है, उससे छुड़ाते हैं, तो एक छोटी सी डंठल के द्वारा उसका जो बीज होता है उस पॉड से लगा रहता है, यानी पी पॉड जो कहें, जो उसका छेमी हम लोग कहें। जब उसको हम छिलते हैं तो देखते हैं कि 4-5 जो दाने रहते हैं वो छोटे छोटे स्टॉक के द्वारा उस छिलके से जुड़े रहते हैं, पॉड से जुड़े रहते हैं। तो वही स्टॉक क्या होता है, वो स्टॉक ऑफ बीज होता है, यानी कि बीज का डंठल होता है। डंठल होता है, जो पहले क्या कहला रहा था, फ्यूनिकल कहला रहा था, यानी कि बीजांड वृंत कहला रहा था। ठीक है, इसके बाद से हाइलम। हाइलम भी हमने देखा था। हाइलम क्या था जी, फ्यूनिकल और बीजांड जो थे, जहां जुड़ रहे थे, जिस पॉइंट पे जुड़ रहे थे, उस पॉइंट को हमने हाइलम कहा था। तो हाइलम को हम हिंदी में भी हाइलम नाभिका शायद कहा था हिंदी में, उसको देख लीजिएगा। तो हाइलम के नाम से जाइए इसको। तो हाइलम यानी कि नाभिका क्या बनाता है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद भी इसको हम हाइलम ही कहते हैं। नाभिका मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, आप लोग देखिएगा। हाइलम, हाइलम यानी कि नाभिका, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा इसको। नाभिका के रूप में ही यह जो बीज बनता है उसमें प्रेजेंट रहता है। ठीक है, उसके बाद से जो न्यूसेलस था, न्यूसेलस को देखेंगे। न्यूसेलस क्या बना देता है, पेरिस्पर्म बना देता है। क्या बनाता है, पेरिस्पर्म। फर्टिलाइजेशन के बाद से जो बीजांडकाएं हैं जो बच जाते हैं, तो वो परिभ्रूण पोष बनाते हैं, यानी कि पेरिस्पर्म बनाते हैं। देखो जी, यह हमने जब बीजांड का विकास देखा था, बीजांड पढ़ रहे थे जब हम लोग, उसमें बताया था कि बीजांड के अंदर बीजांड काय की जो कुछ कोशिकाएं होती हैं, वह मेगास्पोर मदर सेल की तरह कार्य करने लगती हैं, यानी कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करने लगती हैं। और उस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के विकास के लिए उसको पोषण चाहिए होता है, वो पोषण न्यूसेलस यानी कि बीजांड काय की अन्य कोशिकाएं प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो जब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका विकसित होती है, विभाजित होती है मियोसिस से, और मेगास्पोर बनाती है, गुरु बीजाणु बनाती है, उस क्रम में उसको जो जितने पोषण की आवश्यकता होती है, वह पोषण बीजांड काय के अन्य कोशिकाओं के द्वारा उसको दिया जाता है। ठीक, लेकिन उसमें क्या होता है, इस दौरान, इस विकास के दौरान पोषण देते देते बीजांड काय खत्म हो जाते हैं। लगभग सारे प्लांट्स में क्या होता है, वो बीजांड काय उसमें यूज कर लिए जाते हैं, किसमें, मेगास्पोरोजेनेसिस के दौरान, यानी कि गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया के दौरान न्यूसेलस का इस्तेमाल कर लिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें न्यूसेलस अंतिम समय तक रह जाता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद भी उसकी उपस्थिति
दर्ज की जाती है। ठीक है, तो इसमें से दो ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें एक होता है ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, और चुकंदर, काली मिर्च और चुकंदर, चुकंदर, ये दो चीजें होती हैं जिसमें पेरियस्पर्म बच जाता है। विकास अपना पोषण प्रोवाइड करने के बाद भी इनकी कुछ मात्रा बच जाती है जिसको परिभ्रूण पोष कहते हैं यानी कि पेरिस्पर्म कहते हैं, और ये सिर्फ यही दोनों बीजों में देखने को मिलता है, काली मिर्च और चुकंदर में। ठीक है, इसके बाद से हमने अध्यावरण को देखा था। अध्यावरण के दो अध्यावरण को देखा था हमने, आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट। हमने बताया था कि जो बीजांड होता है एक या दो कवरिंग से घिरा रहता है, उस कवरिंग को हमने अध्यावरण बताया था। तो ये अध्यावरण जो होते हैं जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वो टेस्टा बनाते हैं। टेस्टा, टेस्टा क्या होता है, जब बीज बनता है, ये सब बीजांड के पार्ट हैं। ये एक अंडाशय को छोड़ दिया जाए तो अंडाशय के अंदर क्या था, अंडाशय और अंडाशय भित्ति को छोड़ दिया जाए तो सभी ये बीजांड के पार्ट ही हैं। ठीक है, तो बीजांड के अंदर ही हमने देखा था इसको। ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ तो बनाएगा। जब बीजांड डेवलप होके बीज बनाया है तो ये सारे पार्ट्स भी कुछ डेवलप होके बीज के बनाने में सहयोग किए होंगे, इनका कुछ ना कुछ योगदान रहा होगा। तो ये जो आउटर इंटेगमेंट है यानी कि जो बीजांड को कवर किए था, वह फिर से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद से जब बीज बनता है तो बीज को भी कवर करने के काम में आता है। जैसे बीज की कवरिंग जो होती है, जैसे अगर चना का हम बात करें, चना जो हम फुलाते हैं पानी में, उसके बाद से जब फूल जाता है तो अलग किया जाता है तो उसके अंदर के कॉटिलिडन्स अलग हो जाते हैं। उसके छिलके को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो वो छिलके में दो लेयर पाए जाते हैं, एक बाहर वाला जो ब्राउन लेयर होता है वो, और उसमें उसके अंदर एक पतली सी व्हाइट प्रकार की झिल्ली रहती है, यानी कि दो लेयर पाए जाते हैं छिलके में जिसको हम सीड कोट कहते हैं। तो सीड कोट यानी कि सीड का जो छिलका होता है उसके बाहरी लेयर को हम टेस्टा कहते हैं, और जो भीतरी पतली सी लेयर होती है उसको हम टेगमेंट कहते हैं। तो जो अध्यावरण हमने पढ़ा था, दो अध्यावरण, जिसमें बाह्य अध्यावरण और आंतरिक अध्यावरण कहा था। तो बाह्य अध्यावरण उस बाहरी झिल्ली को बनाती है जिसको हम टेस्टा कहते हैं, टेस्टा को टेस्टा ही कहते हैं इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। जबकि जो आंतरिक अध्यावरण था वह क्या बनाता है, वह इनर मतलब जो सीड का कवर होता है, सीड कोट जिसको कहते हैं, बीज के छिलका कहते हैं, उसमें जो आंतरिक झिल्ली जो व्हाइट कलर की होती है वो टेगमेंट कहलाती है। तो जो इनर इंटेगमेंट होता है वह टेगमेंट बनाता है, टेगमेंट बनाता है। इस तरीके से सीड का छिलका अध्यावरण के, बाह्य अध्यावरण और आंतरिक अध्यावरण के द्वारा बनाए जाते हैं। इसके बाद से माइक्रोपाइल हमने देखा था। तो माइक्रोपाइल क्या बनाता है, बीजांड द्वार। तो माइक्रोपाइल माइक्रोपाइल के रूप में ही रह जाता है, यानी कि बीजांड द्वार के रूप में ही यह रह जाता है। और करता क्या है, अगर आप ध्यान देंगे चने के बीज में देखेंगे तो एक छोटी सी छिद्र, जो उसका ऊपर नुकीला वाला भाग मुड़ा रहता है, उसमें छोटी सी एक छिद्र पाई जाती है, उसी छिद्र को हम माइक्रोपाइल कहते हैं। ये छिद्र क्या था, हम बताए थे जब पढ़ रहे थे बीजांड का स्ट्रक्चर, तो उसमें हमने माइक्रोपाइल के बारे में बताया था कि माइक्रोपाइल क्या होता है। तो एक स्मॉल ओपनिंग होती है जिसके माध्यम से पॉलन ट्यूब यानी कि जो पराग नलिका होती है वह एम्ब्रायो सैक के अंदर एंटर करती है, प्रवेश करती है। छोटा सा छिद्र, वो छिद्र बीज में भी दिखाई देता है, और उसी छिद्र के माध्यम से जब हम बीज को बोते हैं, मिट्टी में डालते हैं, जब उनको बोना होता है तो जब मिट्टी में डालते हैं तो बीज जाते हैं, तो उनको क्या करना होता है, हवा, वो जर्मिनेट करके अंकुरित करेगा बीज और नए प्लांट को बनाएगा। तो अंकुरन करने के लिए जब अंकुरित करता है तो नए बीज को, नए प्लांट को बनाता है, उसके लिए उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन और पानी जो है उसी छिद्र के माध्यम से बीज में एंटर करता है। जो माइक्रोपाइल है, जो स्मॉल ओपनिंग देखना चने में दिखाई देगा, या फिर कोई भी सीड हो, मटर है, मटर में दिखे ना दिखे, चने में जरूर दिखाई देता है। तो स्मॉल छोटा सा छिद्र होता है, उसके द्वारा पानी और ऑक्सीजन बीज के अंदर जाते हैं और उसके जर्मिनेशन में, उसके अंकुरन में हेल्प करते हैं। तो ये माइक्रोपाइल भी माइक्रोपाइल के रूप में ही रह जाता है। उसके बाद से है निषेचित अंडा, यानी कि जो निषेचन हुआ था, फर्टिलाइजेशन की क्रिया हुई थी, तो दो प्रकार की कुछ संरचनाएं बनी थी। एक था निषेचित अंड यानी कि फर्टिलाइज्ड एग, और दूसरा था त्रिगुणित न्यूक्लियस बना था। ठीक है, तो फर्टिलाइज्ड एग जो होता है यानी कि निषेचित अंडा, वह विकसित होकर क्या बनाता है,
निषेचित अंडे को क्या कहते हैं और बता दो। निषेचित अंडे को हम जाइगोट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगोट यानी कि युग्मनज कहते हैं। यह युग्मनज विकसित होकर क्या बनाता है? एम्ब्रायो बनाता है। ठीक है, तो युग्मनज क्या होगा? एम्ब्रायो बनाएगा यानी कि भ्रूण बनाएगा। ठीक, और जो सिनर्जिस्ट और एंटीपोडल जो सेल्स होती हैं यानी कि सहायक कोशिकाएं और प्रतिबेसांत कोशिकाएं, यह डीजेनरेट हो जाती हैं। ठीक है, इनका कोई योगदान नहीं होता आगे, बस फर्टिलाइजेशन संपन्न होने के साथ यह डीजेनरेट हो जाती हैं और कोई संरचना निर्माण में भाग नहीं लेती हैं। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स थे जो फर्टिलाइजेशन के पहले ये सब कहे जा रहे थे, और फर्टिलाइजेशन के बाद से यानी कि निषेचन के बाद से उनका क्या किस चीज में बदल जा रहे थे उस चीज को आपको दिखाया गया। ये सारी चीजें याद रखना, ये एक एक नंबर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उसमें पूछ देता है। जैसे पूछ ही देगा कि न्यूसेलस बीजांडकाय फर्टिलाइजेशन के बाद से बीज में क्या बनाते हैं और किस बीज में पाए जाते हैं। ये तो बड़ा क्वेश्चन फेमस है, ये मतलब हमेशा पूछा ही जाता है। किसी को कोई फंसाना होता है तो कहते हैं जी ये पढ़े हो जी, तो बताना कि बीजांडकाय वैसे तो अमूमन सारे प्लांट्स में क्या होते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस के दौरान यूज कर लिए जाते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स में बच जाते हैं, तो वो न्यूसेलस बीज में क्या बना देते हैं, तो क्या होगा? पेरियोस्पर्म। तो किसमें किसमें जी? काली मिर्च और चुकंदर में हमको ये देखने को मिलता है। वैसे ही ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इससे प्रत्येक से एक क्वेश्चन बनता है, तो इस चीज को आप लोग नोट करेंगे और याद करेंगे। ठीक, इसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे और हमारे नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक बचता है हमारा सीड। भ्रूण कोष को तो देख लिया था, भ्रूण कोष को देखा, भ्रूण के निर्माण को देखा, अब बारी आती है सीड की। निषेचन पश्च घटनाएं जो है उसमें हमने बताया था कि निषेचन के बाद से भ्रूण कोष बनता है, भ्रूण बनता है, बीज बनता है, फल बनता है। ठीक, तो उसमें हमने दो को देख लिया, भ्रूण कोष के बनने की क्रिया को देखा, उसके प्रकार को देखा, भ्रूण के बनने की प्रक्रिया को देखा, वो उसके भी प्रकार दो रहे, डाइकोट एम्ब्रायो एंड मोनोकोट एम्ब्रायो यानी कि द्विबीजपत्री भ्रूण और एक बीजपत्री भ्रूण। अब बीज के बारे में पढ़ना है। बीज देखो, यह लिखा कि लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद होता है, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। फर्स्ट लेक्चर में ही हमने बताया था आपको कि जो एंजियोस्पर्म्स हैं इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसका फाइनल प्रोडक्ट बीज होता है, सीड होता है। सीड बनाने के लिए ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, और एडिशनल इसमें क्या बन जाता है, सीड के साथ साथ फ्रूट भी बन जाता है, जो अन्य पादप ग्रुपों में नहीं पाया जाता और एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। तो यह फाइनल प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और उसी चीज को लिखा है कि अंडाशय फल में बदल जाता है, बीजांड क्या बना देता है, फर्टिलाइजेशन के बाद से बीज बना देता है, और जो अध्यावरण होते हैं, इंटेगमेंट्स होते हैं, वह बीजावरण बना देते हैं, सीड कोट बनाते हैं, जिसमें टेस्टा और टेगमेन आए थे, वो हम पहले ही स्लाइड में देख चुके हैं। अब देखेंगे कि ये जो बीज होता है, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, यह दो प्रकार का होता है। बीज कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा जी? एक होता है गैर एल्बुमिनस यानी कि नन एल्बुमिनस, और एक होता है एल्बुमिनस यानी कि एल्बुमिनस। ठीक है, तो ये गैर एल्बुमिनस और एल्बुमिनस क्या है? हमने जब चर्चा करी थी एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन की, तो उसमें हमने बताया था कि जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो जाइगोट बनता है और जो त्रिसंलयन के पश्चात पीईएन बनता है, प्राथमिक भ्रूण कोष न्यूक्लियस बनता है, तो उस समय जाइगोट आराम करने लगता है, जबकि पीईएन क्या होता है, वो विभाजित हो के एंडोस्पर्म का निर्माण करता है, यानी भ्रूण कोष का निर्माण करता है। हमने देखा था भ्रूण कोष का निर्माण असल में होता ही क्यों है, तो एम्ब्रायो की वृद्धि के लिए। किसके लिए? जाइगोट आराम कर रहा था ताकि खाना तैयार हो जाए, तब हम उसके बाद से खाना बन जाएगा, खाने की चिंता नहीं रहेगी भविष्य में कि खाना हमको कहाँ से मिलेगा, तब जाके हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो एंडोस्पर्म क्या था, मेनली भोजन तैयार किया जा रहा था ताकि जाइगोट विभाजित होए, इग्नज विभाजित होए और एम्ब्रायो का निर्माण करे। ठीक है, तो एंडोस्पर्म जो बन गए थे, तो ये सारे एंडोस्पर्म कुछ कुछ जो सीड्स होते हैं उसमें जो बीज होते हैं उसमें क्या होता है ना, इस विकास के दौरान जब जाइगोट विकसित होकर भ्रूण बना रहा होता है, उस दौरान सारे एंडोस्पर्म का इस्तेमाल कर लेते हैं, उससे भोजन प्राप्त करते हैं और उस सारे का एंडोस्पर्म का इस्तेमाल कर लेते हैं और लास्ट में कुछ नहीं बचता है। जबकि कुछ बीज ऐसे होते हैं कि एम्ब्रायो उनका जब डेवलप हो रहा होता है तो भ्रूण कोष से यानी कि एंडोस्पर्म से भोजन तो प्राप्त करते हैं, लेकिन अंत में भी उनकी कुछ मात्रा बच जाती है। इसी आधार पर बीज के दो प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, जो नन एल्बुमिनस है
इसमें कह रहा है ना कि भ्रूणपोष पूरी तरह से उपयोग कर लिया जाता है, यानी कि एंडोस्पर्म क्या किया जाता है, पूरी तरीके से इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है, यानी जितना एंडोस्पर्म था उसका इस्तेमाल ये कर लेता है। ठीक है, तो ऐसे बीज को जिसमें भ्रूणपोष को पूरी तरह से उपयोग कर लिया जाता है उसको हम गैर एल्बुमिनस सीड्स कहते हैं, गैर एल्बुमिनस बीज कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा गया यहाँ पे मटर है, जैसे पी होता है मटर, मूंगफली, चना, यानी कि जितनी जो दलहनी पौधे होती हैं उनके जो बीज होते हैं आप उसमें देखिएगा, उसमें सिर्फ 2 बीज पत्र दिखाई देते हैं, 2 दल में बट जाता है जब हम तोड़ते हैं उसको, तो ठीक है, वो सब जो 2 दल में बट जाते हैं, 2 भाग में बटते हैं, वो दोनों भाग उनके कॉटिलिडन होते हैं, बीज पत्र होते हैं जो एम्ब्रायो का पार्ट होता है। ठीक है, तो विकास के दौरान इसमें क्या कर लिया जाता है, भ्रूणपोष का पूरी तरीके से इस्तेमाल कर लिया जाता है, भ्रूणपोष की थोड़ी भी मात्रा नहीं बचती। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मटर हो जाएगा, मूंगफली हो जाएगा, चना हो गया, बीन्स हो गया। ठीक है, ये सभी दलहनी पौधे जो आती हैं इसमें वो इस कैटेगरी के दौरान, कैटेगरी के अंतर्गत आती है। जबकि जो एल्बुमिनस सीड्स होते हैं, एल्बुमिनस जो बीज होती हैं, इसमें क्या होता है ना, विकास के दौरान भ्रूणपोष का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी भ्रूणपोष की कुछ मात्रा शेष रह जाती है, बच जाती है। ठीक है, तो ऐसे बीज को हम एल्बुमिनस बीज कहते हैं, एल्बुमिनस सीड कहते हैं। जैसे में गेहूं है, मक्का है, अरंडी है। ठीक है, गेहूं है, मक्का है, अरंडी, यानी कि हमारे यहाँ इसको लोकल लैंग्वेज में लेड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, लेड़ी, यानी कि कास्टर है, ये जो चटकता है आप लोग देखे होंगे इसको कास्टर कहते हैं। अब है जो एल्बुमिनस जो सीड्स होते हैं वह मुख्यतः एक बीजपत्री सीड्स होते हैं, एक बीजपत्री यानी मोनोकोटिलिडनस जितने भी सीड होते हैं वह एल्बुमिनस होते हैं। ठीक है, और जबकि जो डाइकोट होते हैं, जो द्विबीजपत्री बीज होते हैं, वह मैक्सिमम कैसे होते हैं, गैर एल्बुमिनस ही होते हैं। ठीक है, इसमें से एक एक्सेप्शन है, ये जो अरंडी है यह डाइकोट है, यानी कि द्विबीजपत्री यह बीज है। ठीक है, इसमें द्विबीजपत्र पाया जाता है तो डाइकोट, लेकिन वह क्या है, एल्बुमिनस सीड्स के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें विकास के दौरान जितने भी एंडोस्पर्म यूज होते हैं उसके अलावा कुछ मात्रा वो बचा लेते हैं, बच जाता है, तो डाइकोट होते हुए भी इसमें एंडोस्पर्म लास्ट तक बच जाता है। ठीक है, तो यह अरंडी इसके एल्बुमिनस के अंतर्गत आता है। जबकि ऑर्किड एक पौधा सीड होता है ऑर्किड का, यह है आपका मोनोकॉट है, एक बीजपत्री है, लेकिन इसमें क्या था, एक बीजपत्री में क्या था जी, भ्रूणपोष को बचना था, लेकिन ये एक ऐसा एक बीजपत्री प्लांट है जिसमें भ्रूणपोष नहीं बचता है। जैसे डाइकोट में क्या होता है, पूरे भ्रूणपोष को यानी कि एंडोस्पर्म को यूज कर लिया जाता है, वैसे ही यह एक इकलौता मोनोकॉट है जो मतलब एम्ब्रायो फॉर्मेशन के दौरान सारे एंडोस्पर्म का इस्तेमाल कर जाता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना, ध्यान देना। हालांकि ये क्वेश्चन अभी तक तो हमको देखने में नहीं आया है। यह एक बीजपत्री है, लेकिन एक बीजपत्री और गैर एल्बुमिनस है, जबकि ज्यादातर एक बीजपत्री कैसे होते हैं, एल्बुमिनस होते हैं। हो सकता है आगे आने वाले समय में पूछ दे। ये जो गैर एल्बुमिनस होते हैं ज्यादातर क्या होते हैं, सभी के सभी डाइकोट्स होते हैं, लेकिन एक डाइकोट ऐसा है कास्टर यानी कि लेडी, जिसको अरंडी कहते हैं, वह एल्बुमिनस है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बीज के प्रकार को देखा। बीज 2 प्रकार के होते हैं एंडोस्पर्म की उपस्थिति के आधार पर। ठीक है, इसके बाद से पेरिस्पर्म और डोरमेंसी के बारे में बात की गई है। तो पेरिस्पर्म के बारे में हम पिछले स्लाइड में ही चर्चा कर चुके थे। यह बीजांडकाय जो होता है, बीजांडकाय का शेष भाग होता है जो सिर्फ कहाँ देखने को मिलता है, काली मिर्च में और चुकंदर में। ठीक है, और डोरमेंसी यानी कि प्रसुप्ति क्या होती है, देखो सीड जैसे डेवलप होता है, सीड जब बनता है, भ्रूण का विकास हो जाता है, पूरा परिपक्व हो जाता है भ्रूण, तो सीड जब बन जाता है तो धीरे धीरे उसमें नमी घटने लगती है। क्या होने लगती है, नमी, यानी कि पानी की मात्रा घट जाती है और 10 से 15% तक ही पानी अंत समय तक बचता है। ठीक है, तो वो नमी घटने की वजह से बीज सूखता है और भ्रूण क्या होता है, निषिद्ध हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, अनुकूल परिस्थिति मिलने पर फिर से उसमें अंकुरन की क्रिया संपन्न की जाती है, अंकुरन की क्रिया देखने को मिलती है। ठीक है, वो फेवरेबल कंडीशन आएगा तब, यानी कि अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी तब जाके फिर से उसका जो भ्रूण होगा वो एक्टिव हो जाएगा। तो ये वाली अवस्था बीज की, जिसमें भ्रूण उसका निष्क्रिय रहता है और बीज ड्राई रहता है, पानी की मात्रा कम हो जाती है, उस कंडीशन को हम डोरमेंसी कहते हैं, यानी कि प्रसुप्ति अवस्था कहते हैं सीड्स की। ठीक है,
ये इसका एक अपना इम्पोर्टेंस है इसके लिए। अगर मान लो कि बीज, जैसे गेहूं धान हमारे यहाँ काटे जाते हैं, काट पीट के क्या करते हैं किसान लोग अपने घरों में रखते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है। अगर ये वाली गुण ना होती, अगर बीज में नमी की मात्रा ज्यादा रह जाती, तो उसको क्या लगता है कि हमारे लिए अनुकूल परिस्थिति है, नमी है ही, चलो हम जर्मिनेट ही कर जाते हैं। तो अगर बीज को, इम्ब्रायो को पानी मिलता तो वो शुरू में कटने के साथ, जैसे किसान बोरे में रखते हैं, उसके अंदर पानी रहता और वो जर्मिनेट कर जाता, अंकुरित हो जाता और पौधा बना लेता, ठीक है। तो इससे क्या होता, किसानों को झटका लगता, भाई उसको तो नुकसान होता, फिर खेती करने का कोई मतलब न बनता। हम क्या करते हैं, खेती से जो फसल उगती है उस फसल को स्टोर करते हैं, ताकि आने वाले दिनों में, आगे आने वाले समय में हम उसका भोजन के रूप में इस्तेमाल करेंगे। अगर ये गुण ना होता, डोरमेंसी ना होती, पानी की मात्रा सीड के अंदर ज्यादा रह जाती, तो किसान उसको स्टोर नहीं कर पाते और आगे आने वाले समय में भोजन के रूप में इस्तेमाल ना कर पाते। तो ये जो होता है अच्छे के लिए होता है, और इस प्रकृति में जितनी भी घटनाएं होती हैं वो फायदे के लिए ही होती है, और कुछ ना कुछ उसका मतलब होता है, और उसी के अकॉर्डिंग हमारे जो पुराने जमाने से जो चीजें चली आ रही हैं उसका हम इस्तेमाल भी करते हैं और वो आगे चलती जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया बीज की डोरमेंसी, और बीज का क्या इंपॉर्टेंस है इस चीज को भी देखना है कि ये जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें जो बीज रहता है उसका अपना इंपॉर्टेंस है। क्या क्या है उसको हम एक स्लाइड के रूप में देखेंगे। ये कुछ सीड्स के डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, उस चीज को मैंने डाउन किया है। ये देखो, ये स्मॉल ओपनिंग जो दिख रही है ये माइक्रोपाइल है। क्या है? माइक्रोपाइल। ये चने का बीज है, ये दो गो उसका बीज पत्र है। क्या है? कॉटिलीडन यानी कि बीज पत्र है, और ये भ्रूण का अक्ष है, भ्रूण अक्ष है, इसके अक्ष है, इसके ऊपर इसी चीज को उस डायग्राम में बताया गया था, ऐसे दिखाया गया था। तो ये जो अक्ष है उसके ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाएगा? ये होगा प्लीम्यूल, इसका जो आगे सूट बनाएगा यानी कि प्रांकुर, आगे सूट बनाएगा, और ये होगा मूलांकुर जो आगे चल के इसका रूट बनाएगा, ठीक है। और कॉटिलीडन का मेन मतलब क्या है जी? बीजपत्र क्या काम करते हैं? तो ये भोजन स्टोर करके रखते हैं। क्या करते हैं? कॉटिलीडन भोजन को स्टोर करके रखते हैं कि जब बीज अंकुरित होती है, यहाँ से नए पौधे जब बनने की क्रिया होती है, तो उसके लिए जितनी एनर्जी चाहिए, जितना भोजन चाहिए, जितना ऊर्जा चाहिए, वो कौन प्रोवाइड करता है? यही कॉटिलीडन होता है जो उसको भोजन देता है और इसके अंकुरन को सपोर्ट करता है और नए पौधे के बनने में हेल्प करता है। तो बीज अपने लिए भोजन किस रूप में स्टोर करके रखते हैं? तो बीज पत्र के रूप में, ठीक है। और यहाँ पे एक तो मैंने चने का दिखाया, यहाँ पे ये एनसीईआरटी में है, ये कास्टर वो है, सेम है, सेम का बीज का है। ये कास्टर है, लेडी का जो बीज है उसके अंदर की संरचना को दिखाया गया। ये क्या है? बाहर सीड कोट है, ये वाला जो रीजन है वो एंडोस्पर्म है, इसका भ्रूण कोश जो बच जाता है कास्टर में, उस चीज को दिखाया गया है। जबकि अंदर वाला जो भाग है वो कॉटिलीडन है, ठीक है। और ये हाइपोकोटाइल रीजन है, कॉटिलीडन का ये हाइपोकोटाइल रीजन है। इससे क्या बनेगा? रूट एक्सिस बनेगा, यानी कि तना, सॉरी, जड़ बनाएगा, ठीक है। इसके बाद से रूट टिप यहाँ से बनेगा, इसके अंदर की संरचना को निकाल के दिखाया गया। सूट एपिकल मेरिस्टेम है, ये आगे चल के तना बनाएंगी, ठीक है। ये है ऑनियन, यानी कि वो प्याज, प्याज के अंदर का दिखाया गया है। ये सीड में उसके कैसे होता है? ये बाहर वाला सीड कोट होता है, ये उसका कॉटिलीडन है। सूट एपिकल मेरिस्टेम है यानी कि सैम है, सूट एपिकल मेरिस्टेम यानी कि सैम क्या करता है? तो तना बनाने में मदद करता है। हाइपोकोटाइल ये रूट एक्सिस बनाता है यानी कि जड़ बनाएगा, ये इसका रूट टिप है। और ये है एंडोस्पर्म जिसमें यह भोजन स्टोर करके रखता है, ठीक है। अब इसके बाद से ये है मक्के के बीज की संरचना है, जो उसका एलएस काट काट के दिखाया गया है। ये कॉलियोप्टाइल है, ये कॉलियोराइजा है, यानी कि प्रांकोचोल है, ये मूलांकुर चोल है, यानी कि इसके अंदर ये जो रूट अपेक्स होता है, यानी कि जड़ का जो टीप होता है वो इसके अंदर कवर्ड रहता है। आगे चल के ये क्या बनाएगा? रूट बनाएगा, ये रेडिकल है, बनाएगा। और ये प्लीम्यूल है, प्लीम्यूल को एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर ढके रहता है जिसको कॉलियोप्टाइल यानी कि प्रांकुचोल कहते हैं। ये एस्कुटेलम कहा गया है, यानी कि ये इसका एंडोस्पर्म है। उस दिन बताया गया था कि मोनोकॉट में कॉटिलीडन को एक बीज पत्र ना कह के एस्कुटेलम कहा जाता है, प्रसल्क, जिसको हिंदी में प्रसल्क कहते हैं। तो एक बीजपत्री पौधों में ये
स्कूटेलम ही मोस्टली लिखता है, इसी को हम क्या कहते हैं, कॉटिलीडन कहते हैं, कॉटिलीडन। ऐसे तो पोएसी फैमिली को दिखाया गया था कि जो घास वाली परिवार होती है, घास के परिवार वाले के जो सदस्य होते हैं उसमें कॉटिलीडन को हम क्या कहते हैं, स्कूटेलम कहते हैं। लेकिन मोस्टली एक बीजपत्री प्लांट्स के बीज के में जो भी दिखाता है, कॉटिलीडन ना लिख के, बीजपत्र ना लिख के स्कूटेलम ही लिखता है, प्रशल्क। ठीक है, तो ये एंडोस्पर्म है, ये पेरिकार्प है, यानी कि पेरिकार्प यानी कि फल का छिलका। ठीक है, किस चीज से बनता है जी, तो अंडाशय भित्ति से बनता है, अंडाशय की भित्ति से बनता है। ठीक, इसके बाद से ये फल है, फ्रूट है, फ्रूट पढ़ेंगे तो देखेंगे। जब हमने देखा कि बीजांड मैच्योर होके क्या बनाया, बीजांड मैच्योर होके बीज बनाया, तो ओवरी भी तो मैच्योर होके क्या बना रहा है, फल बना रहा है ना जी, फ्रूट बना रहा है। तो फ्रूट ऐसे मॉर्फोलॉजी में पढ़ना था 11th में आप लोग को, फ्रूट के टाइप्स, बहुत सारे टाइप्स होते हैं और किस बेसिस पे होते हैं वो 11th में पढ़ना था, लेकिन यहाँ एनसीईआरटी में बस थोड़ी चर्चा की गई है, उस चीज को हम देख लेते हैं। ये कह रहा है कि फ्रूट्स जो होता है वह ओवरी से डेवलप होता है, यानी कि अंडाशय से विकसित होता है। यह फ्लेसी हो सकता है और ड्राई हो सकता है, यानी कि फ्लेसी मतलब गुद्देदार हो सकता है और शुष्क हो सकता है। ठीक है, तो जो फल गुद्देदार होते हैं, कौन कौन फल गुद्देदार होते हैं, जैसे गुआवा है, अमरूद है, संतरा है, आम है, ये सारे जो फल होते हैं वो गुद्देदार होते हैं, उनमें गुद्दे पाए जाते हैं। जबकि जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, शुष्क फ्रूट्स, वो कौन कौन होते हैं, ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली है, मस्टर्ड है यानी कि सरसों है। ठीक है, ये ड्राई फ्रूट्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो फॉल्स फ्रूट्स, अब इसमें है कि ये तो फ्लेसी और शुष्क कह दिया, अब फ्रूट्स होते हैं, फॉल्स फ्रूट होते हैं और ट्रू फ्रूट्स होते हैं। फॉल्स फ्रूट्स मतलब झूठे फल, झूठे यानी कि अब क्या, आभासी फल यानी कि मिथ्या, ये झूठ है ना। तो ये झूठे फल कहने का तात्पर्य क्या है, हमने बताया कि ओवरी जो होती है अंडाशय, फर्टिलाइजेशन के बाद से, निषेचन के बाद से फल बनाती है। लेकिन कई चीजों में, कई प्लांट्स में देखने को मिलता है, जैसे काजू है, स्ट्रॉबेरी है, एप्पल है, इसमें ओवरी फ्रूट के फॉर्मेशन में भाग नहीं लेती है, यानी कि अंडाशय से फल न बन के उसके थैलमस से बनता है। थैलमस जिस पर सारी संरचनाएं लगी हुई थी, ऐसे हमने जब फ्लावर का डायग्राम बनाया था तो ऐसी संरचना बनाई थी, ऐसे कुछ था। ठीक है, इस पे सारी संरचनाएं लगी हुई थी, ऐसी संरचनाएं हमने बनाई थी, सारी संरचनाएं लगी रहती हैं। ठीक है, ये सभी यहाँ लगी रहती है ना, ये हम थैलमस कहते हैं, थैलमस यानी कि रिसेप्टिकल, थैलमस यानी कि रिसेप्टिकल भी कहते हैं इसको, देख लेना इसका हिंदी थोड़ा देख लेना, रिसेप्टिकल, पुष्पासन, यस, इसको हिंदी में पुष्पासन कहते हैं। तो काजू में, एप्पल में यानी कि सेब में, स्ट्रॉबेरी में, ये क्या करते हैं, पुष्पासन ही डेवलप होके फुल फ्रूट बना देते हैं, इसमें ओवरी का कोई रोल नहीं होता। तो ऐसे फल जिसमें फल अंडाशय से विकसित ना होके पुष्प के किसी अन्य पार्ट से वो विकसित होता है, अदर पार्ट से विकसित होता है, उसको हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं, यानी कि आभासी फल कहते हैं, यानी कि मिथ्या फल कहते हैं। ठीक है, अंडाशय से विकसित होकर ना होकर पुष्प के दूसरे भाग से विकसित होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग याद रखेंगे एप्पल, स्ट्रॉबेरी और काजू। ठीक है, इसमें थैलमस क्या होता है जी, पुष्पासन फल के रूप में विकसित हो जाता है। इसके बाद से फ्रूट आती है ट्रू फ्रूट, यानी कि वास्तविक फल, यानी कि मैक्सिमम प्लांट्स में वास्तविक फल ही देखने को मिलते हैं जो फर्टिलाइजेशन के बाद से अंडाशय से बनते हैं। तो ठीक है, तो ऐसे फल सिर्फ ओवरी से ही विकसित होते हैं। ठीक है, तो ऐसे फल को हम ट्रू फ्रूट्स यानी कि वास्तविक फल कहते हैं। और अंडाशय की भित्ति यानी ओवरी वाल, यह विकसित होकर क्या बनाती है, तो यह फल का भित्ति बनाती है, जिसे हम पेरिकार्प कहते हैं, यानी उसका छिलका कहते हैं। पेरिकार्प यानी कि फल का छिलका। तो देखना छिलका भी दे दे रहा है, पेरिकार्प भी दे दे रहा है ऑप्शन में, तो हमारा आंसर क्या होगा, पेरिकार्प, छिलका नहीं लगाना है, पेरिकार्प लगाना है। ठीक है, इसको देखने के बाद तो इसलिए इसका दिखाया गया था, ये सारा भाग जितना खाने वाला भाग होता है थैलमस, इसी चीज को खाते हैं हम लोग, एप्पल का यही भाग खाते हैं, तो ये किस चीज से डेवलप होता है, सब थैलमस से डेवलप होता है। एंडोकार्प इसका ये होता है, बीज तो देखते ही हो, इसमें कितना छोटू सा बीज पाया जाता है। तो एंडोकार्प किसे कहते हैं, तो बीज के आसपास वाले एरिया को एंडोकार्प कहते हैं, और ये आसपास वाला एरिया, ये वाला जो है वो मीजोकार्प कहलाता है। ठीक है, इसमें भी, स्ट्रॉबेरी में भी थैलमस ही डेवलप होके फ्लेसी हो जाता है, जिसको हम खाते हैं। तो
उसका खाने वाला पार्ट थैलेमस ही है और एप्पल का खाने वाला पार्ट थैलेमस ही है। ठीक है, इस तरीके से हमने ये टॉपिक भी देखा, फ्रूट्स के बारे में भी देख लिया। अब हमें पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के बारे में देखो, इसकी भी चर्चा की है एनसीईआरटी ने, जिसको भी जानो। अनिषेक जनित फल, तो कई ऐसे फल होते हैं जो बिना निषेचन के ही बन जाते हैं। हमने इतनी सारी घटनाएं देखी ना, निषेचन के पहले की घटना, निषेचन के बाद की घटना, निषेचन हुई तो निषेचन के बाद से कौन सा पार्ट क्या क्या बनाया। अब ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनमें उनको निषेचन से कुछ लेना देना ही नहीं होता है, मतलब निषेचन ना भी हुआ हो तो फ्रूट वो बना लेते हैं। लेकिन ऐसे फ्रूट जो बनते हैं, फल बनते हैं, उसमें बीज नहीं होता, वो सीडलेस होते हैं, बिना बीज के होते हैं। जैसे अनिषेक फलन, इसको अनिषेक जनित फल कहते हैं, यानी कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। अगर ये कभी याद भी नहीं रहा तो देख लेना, पार्थेनो यानी कि अनिषेक, कार्पिक जहां लगा हो वो फ्रूट को डिनोट करता है, फ्रूट की ओर इशारा करता है। ठीक है, तो ऐसे फल जो बिना निषेचन के डेवलप हो जाते हैं, बिना निषेचन के ही बन जाते हैं, उनको हम पार्थेनोकार्पिक कहते हैं। और यह प्रक्रिया पार्थेनोकार्पी ही कहलाती है, पार्थेनोकार्पी यानी कि अनिषेक फलन। ठीक है, कई सारे ऐसे फल हैं जिनमें अनिषेक फलन को वृद्धि हार्मोन के माध्यम से प्रेरित किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। ठीक है, इसमें से एक हार्मोन है वृद्धि हार्मोन, ऑक्सिन। यह ऑक्सिन जो होता है, ऑक्सिन जो होता है वो जैसे उसमें कोई एक प्लांट होता है, ग्रेप्स होता है शायद, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें क्या करता है, ऑक्सिन का छिड़काव कर दिया जाता है तो वो पार्थेनोकार्पी को प्रमोट करता है और पार्थेनोकार्पिकली उसमें फ्रूट डेवलप हो जाते हैं, फल बन जाते हैं। ठीक है, तो ये पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन ऐसा पादप हार्मोन है जो अनिषेक फलन को प्रेरित करता है या फिर उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा ऑक्सिन। ठीक, अब हम बीज देख लिए थे, बीज के फायदे देखते हैं। बीज आखिर बनता है नेचर में, इतना मेहनत है जी, ये कम, बहुत एनर्जी लगता है, बहुत एनर्जी खर्च करने पड़ते हैं। जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं वो बीज बनाते हैं और बीज को कवर करके रखते हैं किसमें, फल में। ठीक है, तो ये जो हम विश्व के किसी भी कोने में चले जाएं, विश्व के किसी भी कोने में जाओ, सबसे ज्यादा जो प्लांट्स दिखाई देते हैं, जो पादप दिखाई देते हैं, वह एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स ही होते हैं, यानी कि आवृत बीजी पौधे ही होते हैं जो लगभग हर जगह दिखाई देते हैं और सबसे ज्यादा यही पौधे हैं। एक तो है कि जैसे जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, तो पहाड़ी इलाकों में जाओगे तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखने को मिलते हैं, हमारे यहाँ तो बहुत कम है, तो जिम्नोस्पर्म हमारे यहाँ भी देखने को नहीं मिलता। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं छोटे छोटे काई के रूप में, तुम लोग देखोगे आजकल बरसात का सीजन चल रहा है, दीवारों पे देखोगे हरे हरे छोटे छोटे घास जैसी संरचनाएं हो जाती हैं, वो ब्रायोफाइट्स होते हैं। टेरिडोफाइट्स जो उससे थोड़ा सा डेवलप है, वो पानी के आसपास वाले रीजन में ही ज्यादा ज्यादा नमी जहाँ रहती है वहीं दिखाई देता है। एंजियोस्पर्म ही एक ऐसा प्लांट है जो लगभग हर क्षेत्र में पाया जाता है, और इसके हर जगह पाए जाने के पीछे इसके सीड्स हैं, और वो भी सीड्स जो फ्रूट के अंदर कवर रहते हैं। इसको फायदा मिल जाता है कि कहीं भी किसी भी विषम परिस्थिति में ये सुरक्षित रह जाता है, और जब इसके लिए अनुकूलित परिस्थिति आती है, फेवरेबल कंडीशन जब आता है, तो जाके अंकुरन करता है और नए प्लांट को बना देता है। ठीक है, तो ये सीड के कुछ फायदे दिए गए हैं जो एंजियोस्पर्म के लगभग सर्वव्यापी जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, जो सर्वव्यापी दिखाई देते हैं, उनमें सीड्स की भूमिका होती है, ये होती है। ये कह रहा है परागण और निषेचन के लिए जल की जरूरत नहीं होती। एक तो इसके कुछ वो मतलब क्या कहें, इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिसकी वजह से ये एंजियोस्पर्म को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। एक तो है कि परागण जो होती है क्रिया और निषेचन, इसमें कहीं भी वाटर की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और जो पढ़े होगे अगर पिछले 11th क्लास में, उसमें जितने भी जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ना था, उसमें दिखाया था कि जहाँ ये वाटर बॉडीज होती हैं, जहाँ पानी होते हैं, उसके आसपास ही इनका डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड रहता है, सीमित रहता है ना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, इनके ना ही परागण के लिए और ना ही निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता नहीं है, तो ये कहीं आराम से रह जाते हैं। और बीज की संरचना भी काफी निर्भरतापूर्ण है, डिपेंडेबल है। जो मैंने बात बताई कि इनको ऐसे क्या होंगे, शुष्क अवस्था में रहेंगे, जब उचित कंडीशन इनको मिलेगा, पानी की मात्रा मिलेगी, एयर मिलेगा, तब जाके ये अंकुरित होंगे। ये नहीं है कि कहीं रहें और ऐसे ही अंकुरन करने लगे, नहीं, प्रॉपर पानी मिलेगा, मॉइस्चर मिलेगा, तब जाके यह अंकुरित होते हैं और पौधा बनाते हैं।
बीज नए जगहों में डिस्पर्सल हेतु बेहतर अनुकूलित है। ये जो बीज है वो नए नए जगह, देखो हम कहीं से आए, कोई फल खरीदा, कहीं फल खरीदा तो हम यहाँ से कहीं ट्रेवल करते हैं तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भी हम फल लेके जाते हैं कि खाएंगे, है ना, तो खाए तो उसका बीज फेंकेंगे कहीं ना कहीं, तो इससे क्या होता है, इसका डिस्पर्सल लगभग होता है। हम लोग अपने स्वार्थ फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए बीज का फल का इस्तेमाल करते हैं, उसी चक्कर में इसके बीज का भी डिस्पर्सल हो जाता है। फल खाए बीज फेंके तो उसका डिस्पर्सल आराम से हो गया। ठीक है, युवा भ्रूण को कठोर बीज आवरण संरक्षण प्रदान करता है, यानी कि जो भ्रूण होता है, जो बीज के अंदर होता है, उसको कवर कौन किए हैं, वो बीज के अंदर है तो बीज भी तो ढका है बीज आवरण से, वो बहुत हार्ड होता है, वो उसको सुरक्षा प्रदान करता है। इस तरीके से भ्रूण उसमें सुरक्षित रहता है और उचित परिस्थिति में जर्मिनेशन करता है। लैंगिक प्रजनन का उत्पाद होने के कारण ये नए जेनेटिक संपाक यानी कि जेनेटिक कॉम्बिनेशन को पैदा करते हैं जो विविधता का रूप लेते हैं। ठीक है, मैंने बताया ये क्या है, लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट है, जिसकी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जेनेटिक कॉम्बिनेशंस नए बनते ही बनते हैं। ठीक है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान हमने देखा था कि जो गैमिट बन रहे थे, युग्मक बन रहे थे, चाहे वो नर युग्मक हो चाहे मादा युग्मक हो, वो किस क्रिया के बाद से बन रहे थे, मियोसिस होने के बाद से बन रहे थे। किस विभाजन की वजह से जी, तो मियोसिस यानी कि अर्धसूत्रीय विभाजन हो रहा था, तब जाके युग्मक बन रहा था। और अर्धसूत्रीय विभाजन अगर आपने 11th में पढ़ा होगा, कोशिका विभाजन के प्रकार, जिसमें 2 प्रकार पढ़ने थे, अर्धसूत्रीय विभाजन और समसूत्रीय विभाजन। तो अर्धसूत्रीय विभाजन में हमने मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड पढ़ना था, जिसमें उसमें प्रोफेज फर्स्ट में लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, ये सारी अवस्थाएं पढ़नी थी। उसमें दिखाया गया था कि क्रॉसिंग ओवर होता है। क्या होता है, मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर के बाद से जेनेटिक कॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन होता है। जैसे जीन थे उससे जीन का जो पोजीशन है वो बदल जाता है और नया कॉम्बिनेशन जीन का बन जाता है, जिसकी वजह से जितने भी गैमेट्स बनते हैं, वो 4 जो गैमेट बनते हैं, चारों में अलग अलग जीन कंपोजिशन रहता है वो पेरेंट से। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है जो हम लोग मानव जाति में हम देखते हैं कि इतनी सारी पॉपुलेशन है लेकिन कोई किसी के जैसा नहीं है। वो बहु अगर आइडेंटिकल ट्विंस को देख छोड़ दिया जाए, जुड़वा को देख, आइडेंटिकल जुड़वा जो होती हैं उनको छोड़ दिया जाता है, कोई किसी के जैसा नहीं दिखता। हल्की सिमिलैरिटी होती है लेकिन डिफरेंसेस जरूर दिखाई देते हैं, विविधताएं जरूर दिखाई देती हैं। ये सब किसकी वजह से है, मियोसिस की वजह से, और मियोसिस की वजह से क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो लैंगिक जनन की वजह से जो भी है नए जेनेटिक संपाक बनते हैं, यानी कि नए नए जीन्स का कॉम्बिनेशन होता है और वो उसमें विविधता लाता है। अब इसी विविधता के कारण क्या होता है, समय के साथ वो नए नए पर्यावरणीय स्थितियों में अडॉप्टेशन लाते हैं अपने में, वो अनुकूलित होते हैं और किसी भी विषम परिस्थिति को उनमें सहने की क्षमता आती जाती है इन विविधताओं की वजह से। उसके बाद से एनसीईआरटी में एक चीज की चर्चा किया गया है कि लगभग 10,000 वर्ष की प्रसुप्ति के बाद एक जो आर्कटिक टुंड्रा एरिया है वहां जब खनन चल रहा था तो ल्यूपनस आर्कटिकस एक प्लांट है, उसका बीज लगभग 10,000 साल बादो ढूंढा गया था वहां से। उसको लेके जब उचित कंडीशन दिया गया, प्रॉपर कंडीशन दिया गया तो वो जर्मिनेट हो गया। यानी 10 साल बाद भी जब उसको अनुकूल परिस्थितियां मिली तो वह जर्मिनेट किया और पौधा बनाया। तो क्या नाम है इसका, क्वेश्चन ये आ सकता है, ल्यूपनस आर्कटिकस। इसका बीज 10,000 वर्ष की प्रसुप्ति अवस्था के बाद से अंकुरित हुआ। ठीक है, कहाँ से मिला था, तो आर्कटिक टुंड्रा से मिला था। ठीक है, इसके बाद से उसके अलावा एक ऐसा रिसेंटली जो डिस्कवर किया गया है, खोजा गया है, वो 2000 वर्ष पुराना डेट पाम का बीज है जिसको हम फोनिक्स डेक्टिलीफेरा कहते हैं। क्या कहते हैं, फोनिक्स डेक्टिलीफेरा। यह इसका सीड है वो 2000 साल के बाद से कहाँ मिला, मृत सागर के किंग हेराल्ड के महल से प्राप्त किया गया है, जो जर्मिनेट हुआ और फ्लावरिंग भी किया। ठीक है, तो ये पूछेगा कि डेट पाम यानी फोनिक्स डेक्टिलीफेरा का बीज कितने वर्षों पुराना मिला जी, 2000 वर्ष, और लिपनस आर्कटिकस का 10,000 वर्ष की प्रसुप्ति के बाद से ये लोग जर्मिनेट किए और पौधा बनाए, फ्लावरिंग किए। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था। इसी के साथ ही ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ। हम चैप्टर खत्म हुआ उसके बाद से अभी तो मैं आप लोगों के लिए बहुत सारा कुछ लेके आई थी। टाइम है सर, बहुत सारा क्वेश्चंस लेके आई थी कि आपको कराऊं, लेकिन अफसोस कि समय नहीं मिल पा रहा है। यहाँ सारे
कोई बच्चा कमेंट किया था कि मैम हिंदी में क्वेश्चन करवाइए, हिंदी में क्वेश्चन करवाइए। तो आज सारे क्वेश्चंस मैंने हिंदी में लेके आके रखे हैं आप लोगों के लिए। ये वीडियो में मैं चलवा देती हूँ, ये अपने से सॉल्व कर लेना, आ जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो मैं तो हूँ कराने के लिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखती हूँ, 10-15 मिनट टाइम है, कुछ सॉल्व करवाती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन कुछ देखते हैं, कर लो। निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? आप लोग बताएंगे निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? टेस्टा बाह्य बीजांड आवरण, टेगमेन बाह्य बीजांड आवरण, परिकार्प पेरिकार्प लिखना चाहिए। यह बीजांड आवरण है, स्क्यूटेलम मूलांकुर है। बताना कौन सा मैचिंग इसमें सही है? तो टेस्टा को हमने बताया क्या होता है, ये बाहरी बीजांड आवरण होता है, यानी कि बीज का सबसे बाहर वाला आवरण होता है कौन? टेस्टा। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा ए। ठीक है, ये 1 नंबर क्वेश्चन डाल दो, ये 2 नंबर हो गया, 3 नंबर, 4, 5। ठीक है, तो ये हमारा आंसर सही होगा। टेगमेन क्या होता है? ये तो बाह्य बीजांड आवरण नहीं होता है, भीतरी बीजांड आवरण होता है। पेरिकार्प क्या होता है? बीजांड आवरण तो बिल्कुल नहीं होता। पेरिकार्प क्या होता है? एंडोस्पर्म जो बच जाता है किसी बीज में, उसको हम सॉरी, यह छिलका होता है, फ्रूट का छिलका होता है। ठीक है, पेरिकार्प किसको कहते हैं? फ्रूट के बाहरी आवरण को कहते हैं। जबकि स्कुटेलम होता है वो एक बीजपत्री पौधों में बीज पत्र को हम क्या कहते हैं? स्कुटेलम कहते हैं। तो ये सारे हमारे रॉन्ग मैच है, यही हमारा एक सही मैच है। टेस्टा क्या होता है? बाह्य बीजांड आवरण होता है, यानी कि सीड कोट होता है। नेक्स्ट सवाल है कि किसी बीज का माइक्रोपाइल बंद हो जाए तो अंकुरन के समय सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ेगा? अगर माइक्रोपाइल जो बीजांड द्वार है, जो छिद्र है छोटा सा, उसको अगर हम बंद कर दें तो अंकुरन के समय सबसे अधिक किस पर पड़ेगा जी? जल एवं ऑक्सीजन के प्रवेश पर, फल निर्माण पर, बीजावरण निर्माण पर, भ्रूण पोष निर्माण पर। हमने आपको बताया कि माइक्रोपाइल के जरिए क्या जाता है? जल और ऑक्सीजन जाता है। अगर माइक्रोपाइल बंद हो जाएगा तो जल और ऑक्सीजन प्रवेश नहीं कर पाएगा और वह बीज अंकुरित नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद से एल्बुमिनस तथा अनएल्बुमिनस बीजों में मुख्य अंतर क्या है? अभी पढ़ा आपने। एल्बुमिनस और अनएल्बुमिनस बीजों में मुख्य अंतर क्या है जी? बीज पत्रों की संख्या में अंतर है, परागकण के प्रकार में अंतर है, या फिर परिपक्व बीज में भ्रूण पोष की उपस्थिति का अंतर है, या फिर फल के प्रकार में अंतर है। तो हमने देखा एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस कौन सा होता है? जिस बीज में परिपक्व जो बीज होता है उसमें भ्रूण पोष यानी कि एंडोस्पर्म उपस्थित रह जाए तो वह एल्बुमिनस है, अनुपस्थित हो जाए तो वह नॉन एल्बुमिनस है। यानी कि इसके उपस्थिति के आधार पर ही इन दोनों में अंतर है। ठीक है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या होगा? एक बीजपत्री भ्रूण में कोलियोप्टाइल किसकी रक्षा करता है? यानी कि प्रांकुर चोल, कोलियोप्टाइल को प्रांकुर चोल कहते हैं। प्रांकुर चोल किसकी रक्षा करता है? मूलांकुर को, प्रांकुर को, स्कुटेलम को, बीजपत्र को। तो ये प्रांकुर, इसमें नाम ही है प्रांकुर, तो किसको सुरक्षा प्रदान कर रहा होगा? प्रांकुर को। प्रांकुर आगे क्या बनाएगा? तो सूट सिस्टम बनाएगा, सूट बनाएगा यानी कि तना बनाएगा। नेक्स्ट सवाल, यदि किसी पौधे में अंडाशय फल में परिवर्तित ना हो तो इसका प्रत्यक्ष प्रभाव किस पर पड़ेगा? अगर ऐसा कोई पौधा ले लो जिसमें उसका अंडाशय अगर फल न बनाता हो तो इसका प्रत्यक्ष प्रभाव किस पर पड़ेगा? बीजों की सुरक्षा एवं प्रसार पर, परागण पे, निषेचन पे, परागकण निर्माण पे। सीधी सी बात है, बीज कहाँ रहता है? तो फल के अंदर सुरक्षित रहता है, कवर्ड रहता है। ठीक है, तो बीजों की सुरक्षा और उसके प्रसार पे, प्रसार क्या है? डिस्पर्सल। जैसे मैंने बताया कि हम कहीं सफर उफर में जाते हैं या फिर घर से बाहर जाते हैं तो खाने के लिए फल ले लेते हैं, है ना? या फिर फल खरीद के खाया और जहां जगह मिला वहां फेंक दिया उसके बीज को। वो अपने से वहां नहीं पहुंच सकता था, लेकिन हमने क्या किया? उसके बीज को फेंक दिया। इस तरीके से एंजियोस्पर्म का क्या किया? उस बीज का क्या किया? प्रसार कर दिया, यानी उसके डिस्पर्सल में हमने हेल्प कर दिया। ठीक है, तो ये अगर फल नहीं बनेगा तो बीजों की सुरक्षा पर असर पड़ेगा और उसके प्रसार पे असर पड़ेगा। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। ठीक, इसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि जो दोहरा निषेचन, जिसको द्विनिषेचन भी कहते हैं, केवल किस में पाया जाता है?
केवल किस में पाया जाता है? तो आपको को पता है कि यह एक स्पेशल फीचर है किसका? आवृत बीजी का। किसका? आवृत बीजी का, यानी कि एंजियोस्पर्म का। एंजियोस्पर्म में ही यह डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर बी हो जाएगा इसका, आवृत बीजी। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिगुणन यानी कि ट्रिपल फ्यूजन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है कि जब ट्रिपल फ्यूजन होता है, त्रिगुणन होता है, तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है, यानी कि PEN बनता है। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युग्मनज विकसित होकर क्या बनाता है? ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है। जाइगोट विकसित होकर क्या बनाएगा जी? भ्रूण बना देगा। क्या बनाएगा? PEN विकसित होकर भ्रूणपोष बनाएगा, जबकि जाइगोट जो है युग्मनज वो विकसित होकर भ्रूण बनाएगा। इस तरीके से हमारा आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट है कि प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका विकसित होकर क्या बनाती है? प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, यहाँ PEN यानी कि PEC, ये क्या हो गया? PEC। अब देखो जी, PEC चाहे PEN, PEC के अंदर प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस रहेगा वो प्राथमिक भ्रूणपोष न्यूक्लियस कहलाएगा। ठीक है, तो ये विकसित होकर क्या बनाएगा? भ्रूणपोष बनाएगा। ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट देखेंगे कि विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण कौन प्रदान करता है? जो भ्रूण विकसित हो रहा होता है, डेवलप कर रहा होता है, उसको भोजन कौन प्रदान करता है? तो भ्रूणपोष प्रदान करता है। ये भी हमने अभी चर्चा की थी इसकी, ये भी अच्छे से पता है, तो हमारा आंसर भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म हो जाएगा। तो उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, युग्मनज का गुणसूत्रीय संगठन क्या होता है? यानी कि उसकी प्लॉइडी क्या होती है, कैसा होता है? एन होता है, यानी कि उसके अंदर एक सेट ऑफ जीनोम पाया जाता है ना। गुणसूत्र का एक ही सेट पाया जाता है कि 2 सेट पाया जाता है कि 3 सेट पाया जाता है कि 4 सेट पाया जाता है? तो हमें पता है कि युग्मनज कैसे बन रहा था? एक मेल गैमेट से बन रहा था और एक फीमेल गैमेट के मिलने से बन रहा था, यानी कि ये नर युग्मक था, मादा युग्मक था, ये भी एन था, ये भी एन था। इसके बाद से इनके सिनगैमी जिस प्रक्रिया को कहा था, फ्यूजन हुआ था, फर्टिलाइजेशन हुआ था, इसी को तो कहा था, तो बना दिया था युग्मनज, यानी कि N+N 2N हो गया था। तो इसकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी? 2N हो जाएगी। गुणसूत्रीय संगठन क्या हो जाएगा? 2N, यानी कि यह द्विगुणित होता है। ठीक, तो इसके साथ नेक्स्ट देखें या फिर रहने दे, समय खत्म हो रहा है। आगे के नेक्स्ट क्लास में हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं तो आपके वीडियो में दिखेगा, अगर आप अपने से इसको सॉल्व करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप सॉल्व कीजिए और बताइए कि कितना अच्छा से आपने कितने क्वेश्चंस को सॉल्व किया और अपनी परीक्षा की तैयारी को एक मतलब अच्छा रास्ता दीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस लेक्चर। थैंक यू।